Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Coaching and ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा जीके जीएस और कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज हम यहाँ पे देखेंगे। जरा उसमें जीके जीएस के एमसीक्यूज अपने यहाँ पे रहेंगे, जनरल स्टडीज़ के बारे में अपन देखेंगे। और जो ये एमसीक्यूज अपने रहेंगे वो आपने जो आरआरबी के रिसेंट एग्जाम्स के एमसीक्यू रहने वाले हैं सारे के सारे। तो चांसेस है कि उनका कुछ रिपीट एमसीक्यूज आपको अगर एग्जाम में देखने को मिले तो ये अपने लिए बहुत अच्छी बात रहेगी यहाँ पे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। एमसीक्यू है अपना, द ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ प्रीहिस्टोरिक मैन इन इंडिया हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? भीमबटेका, हथनोरा, सराय नाहरराय या फिर दमदमा। The oldest fossil of prehistoric man in India has been found from which of the following place? क्या आंसर रहेगा अपने यहाँ पे? तो जो देखिए भीमबेटका जो कहाँ पे बिलोंग करता है, ये करता है मध्य प्रदेश से। हथनोरा ये भी जो है मध्य प्रदेश से। सराय नाहररा ये है उत्तर प्रदेश से। और दमदमा जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है, ये भी उत्तर प्रदेश से। तो आपको यहाँ पे पूछा गया कि प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म, जो कि मानव मानव यहाँ पे जो मस्तिष्क का जो अपना जो पार्ट रहता है बाहर का, जो बोन का पार्ट है, मतलब जो कम खोपड़ी कहते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे मिली थी। कहाँ से मिली थी? तो ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो हथनोरा से जो है यहाँ पे ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन इन इंडिया हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम हथनोरा। तो मानव जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ था अपने को? हथनोरा से प्राप्त हुआ था, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ से क्या एमसीक्यू बन सकता है कि कब आपको जो है यहाँ पे प्राप्त हुआ था, कब मिला था? तो 1982 में जो है ये अपने को यहाँ पे ह्यूमन फॉसिल यहाँ पे जो है प्राप्त हुआ था। और इसको आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है, इन्होंने इसकी क्या की थी? खोज की थी। और इसको फिर बाद में किस नाम से जाना गया? नर्मदा, नर्मदा मैन। ठीक है, फिर इसको क्या कहा गया? नर्मदा मैन। तो यहाँ तक क्लियर है। तो हथनोरा स्थल से क्या रिलेशन में है? नर्मदा मैन। कहाँ पे है हथनोरा? तो एमपी में। नेक्स्ट एमसीक्यू। Which of the following Indian archaeologists saw Bhimbetka cave for the first time and discovered the prehistoric significance of its rock painting? निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र मतलब रॉक पेंटिंग्स के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ठीक है, प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? प्रागैतिहासिक महत्व। ठीक है, और इट्स रॉक पेंटिंग मतलब उसके शैल चित्रों के बारे में। और गुफा कौन सी थी? भीमबेटका गुफा, जो अभी हमने रिसेंट में पढ़ा है, लास्ट एमसीक्यू में पढ़ा था कि कहाँ पे बिलोंग करती है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, तो ऐसा कौन सा यहाँ पे जो है भारतीय पुरातत्ववेत्ता था, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट था, जिन्होंने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ऑप्शन है अपने पास में माधव स्वरूप वत्स, एच डी सांकलिया, वी एस वाकणकर या फिर वी एन मिश्रा। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे?
तो देखिए भीमबेटका जो केव है वो कब डिस्कवर हुई थी, तो आंसर आपका क्या रहेगा 1957 में। ठीक है, तो भीमबेटका केव जो है कब यहाँ पे डिस्कवर हुई थी 1957। और इसको जो है यूनेस्को में इंक्लूड किया हुआ है। यूनेस्को में इसको कब इंक्लूड किया गया, तो 2003 में इसको जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया विश्व धरोहर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट भीमबेटका जो गुफा है, ठीक है, वो किसके बेसिस के ऊपर है, तो महाभारत के यहाँ पे जो है बहुत सारी इमेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि पुष्टि करती है कि जो महाभारत का जो काल है, कि महाभारत कब का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कब है, 8000 ईयर्स यहाँ पे हो चुके हैं उसको। ऐसे कुछ वहाँ पे जो है चित्र के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कशन अपना किया रहता है। और अपना जो यहाँ पे आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वीएस वाकणकर। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। तो इन चित्रों से क्या पता लगता है कि महाभारत का जो काल था वो 8000 वर्ष पुराना है। ठीक है, 1957 में इसका क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था। यूनेस्को के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था कब, 2003 में। इसके अलावा आप गूगल पर जाके इनकी इमेजेस भी देख सकते हो कि वहाँ पे कैसी आपको रॉक पेंटिंग्स आपको वहाँ पे देखने को मिली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है, रिसेंट एग्जाम्स के अंदर ये पूछा भी गया है, तो अपने एक बार देख लेने से अगर ये एग्जाम में आ जाए तो अपने लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं वही एमसीक्यूज आपको करा रहा हूँ जो अभी रिसेंट ट्रेंडिंग में कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, वेयर इज द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर फाउंड इन इंडिया। भारत में व्यवस्थित कृषि, ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है, व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल या फिर कौड़दीजी। तो जनरल स्टडीज का ये एमसीक्यू है अपने। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल या फिर कौड़दीजी। तो देखिए जो मेहरगढ़ है ये कहाँ पे बिलोंग करता है, तो पाकिस्तान। कालीबंगा राजस्थान। लोथल कहाँ पे है, गुजरात। एंड कौड़दीजी कहाँ पे बिलोंग करता है, तो पाकिस्तान। तो तो देखिए आपको पूछा है ओल्डेंस एविडेंस के बारे में। ठीक है, तो ओल्डेंस एविडेंस का यहाँ पे मीनिंग ये होता है कि हो सकता है वो पार्टीशन से पहले का हो, तो पार्टीशन से पहले तो इंडिया बहुत बड़ा था। ठीक है, तो पार्टीशन से पहले का ओल्डेंस एविडेंस यहाँ पे जो पूछा गया है, आपको करंट एविडेंस तो पूछा नहीं है, तो करंट अगर होता तो वो इंडिया में होता। ठीक है, बट आपको पूछा गया ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर फाउंड इन इंडिया, तो पहले इंडिया एक बिना पार्टीशन के पहले तो बहुत बड़ा था। उसमें अपने यहाँ पे क्या इंक्लूड होता था, मेहरगढ़ जो भी करंट में कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो मेहरगढ़ में क्या आपको यहाँ पे व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है कहाँ से, मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कौन सी रिवर के पास में, अगर आपसे पूछे कि मेहरगढ़ में जो ये ओल्डेस्ट जो एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर के बारे में कौन सी रिवर के पास में हुआ था, तो आंसर आपका क्या रहेगा, बोलन रिवर। तो बोलन रिवर के पास में ये जो यहाँ पे एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे जो है क्या यहाँ पे इस किसकी खेती होती थी, तो वीट। ठीक है, वीट की यहाँ पे जो है एक्सेसिवली यहाँ पे जो है इसके जो है प्रमाण अपने को यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो अगर आपको पूछ ले करंट इंडिया में, तो करंट इंडिया में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में लहुरा। ठीक है, तो लहुरा की जगह पे जो है वर्तमान ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर के यहाँ पे डिस्कस हुआ है। और कौन से नगर में है, तो संत कबीर नगर। तो पूरा नाम क्या है इसका, लहुरा देव। और यहाँ पे आपको क्या मिला, किसका प्रमाण मिला है, तो राइस का प्रमाण यहाँ पे मिला है। ठीक है, और इसको जो है 60,000 ईसा पूर्व यहाँ पे जो है आपको
देखने को मिलता है, एक सेकेंड, यहाँ पे मिलता है अपने को 9,000, और जो वीट का यहाँ पे मिलता है वो है 7,000 ईसा पूर्व का। ठीक है, तो अब अगर आपको करंट एमसीक्यू बने कि वर्तमान में किसे डिस्कवर किया गया है कि जो कि ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर के बारे में बताता है, तो वो कौन सा होगा? राइस, जो कि आपके इंडिया में है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इसी में से मेहरगढ़ के बारे में और आपसे क्या पूछ सकते हैं? फर्स्ट एविडेंस ऑफ स्टेबल लाइफ, तो ये प्रथम साक्ष्य अपने को कहाँ से मिला? तो मेहरगढ़ से। मतलब स्थायी जीवन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। इसके अलावा, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो आरआरबी के लिए जो हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं एमसीक्यूज वगैरह का, तो देखो इसके लिए इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए न्यूज़ है। तो आरआरबी स्पेशल क्रैश कोर्स जो है हमने यहाँ पे कंटिन्यू कर रखा है। ठीक है, जिसमें क्रैश कोर्स के रूप में आपको जो है यहाँ पे रहेगा, क्रैश कोर्स रहेगा, इसके अंदर आपको 400 प्लस वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डेली का जो है आपका यहाँ पे जो है एक जो वीडियो जो लाइव रहेगा इसके अंदर, और रिकॉर्डेड भी रहेगा। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐप के ऊपर ये सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है? आरआरबी स्पेशल क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको क्रैश कोर्स में वीडियोस वगैरह वहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा इसमें 120 स्पेशल टेस्ट सीरीज का जो प्लान है वो इसी के अंदर क्या है? इंक्लूड है। तो इन सब के लिए क्या करना है आपको? जस्ट अपनी ऐप को जो है RNCC नाम से, आप जब आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे, तो आपको वहाँ पे अपनी ऐप मिल जाएगी। तो वहाँ से जो आप इस क्रेश कोर्स को जो है एनरोल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बाकी कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको अगर इसके लिए चाहिए, तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर को कॉल और मैसेज कर सकते हो। 24/7 आप कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, ये है अपना आरआरबी स्पेशल डेली लाइव टेस्ट सीरीज प्लान। तो वहाँ पे तो अभी पहले मैंने समझाया वो था क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी उसमें। और ये जो है यहाँ पे क्या है? देखो, आरआरबी स्पेशल डेली लाइव टेस्ट सीरीज प्लान। ठीक है, तो इसके अंदर क्या मिलेगा? टोटल आपको 120 आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना ये कैसा रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न पे। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। इसके अंदर जो है 70 तो आपको जो है नर्सिंग के आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। इसके बाद में 10+10+10 करके आपको नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे एमसीक्यू मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, टोटल इसके अंदर कितने हैं? 80 मॉडल टेस्ट है। इसके बाद में 40 यहाँ पे जो है सब्जेक्ट और टॉपिक बेस्ड टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस टेस्ट के अंदर जैसे सपोज आप आज एनरोल कर रहे हो, तो इसके अंदर जो पहले के जो टेस्ट है वो आप यहाँ पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए आप दे सकते हो। सेव्ड आपके टेस्ट में मिल जाएंगे वो सब। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो अभी आज यहाँ से ज्वाइन कर रहे हो तो आज के बाद के टेस्ट आप यहाँ पे दे पाओगे, ऐसा नहीं है। जो प्रीवियस टेस्ट है वो भी आप आराम से दे पाओगे, तो वो भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए। तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस टेस्ट की, इन टेस्ट सीरीज की वजह से। तो आप जरूर इनको एक बार कंसिडर कर सकते हैं। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड ऑन द कोस्ट लाइन? तो भारत के कितने राज्य जो है तट रेखा पर स्थित है? कोस्ट लाइन को हम क्या बोलते हैं? तट रेखा। 11, 12, और यहाँ पे जो है क्या है? 11, 11, 12, 9 और 10। मतलब क्या हो गया? कोस्ट लाइन का क्या मतलब हो गया? जो सी से जो है किसी प्रकार की जो है बाउंड्री मेंटेन करते हैं, तो कितने होते हैं? हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया आर लोकेटेड ऑन द कोस्ट लाइन? तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर जो रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टोटल 9 जो क्या है यहाँ पे कोस्ट लाइन, यहाँ पे जो बाउंड्रीज मेंटेन किए जाता है इन स्टेट से। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। ठीक है, ये तो आपका जो वेस्टर्न पोस्टर्न के ऊपर आपके जो टोटल कितने हैं? 5। उसके बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सॉरी, आंध्र आंध्र प्रदेश, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो 5+4 टोटल कितने हो गए? 9। तो पश्चिमी तट पे कितने हो गए? 5। और पूर्वी तट पे कितने आपको देखने को मिलेंगे? ईस्ट साइड में कितने मिलेंगे? 4। तो लिख लीजिए एक बार। गुजरात, महाराष्ट्र,
गोवा, कर्नाटका और एंड लास्ट इज केरला। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी कोस्टल लाइंस यहाँ पे मेंटेन होती है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ठीक है, वेस्टर्न साइड में। और आपका ईस्ट साइड में क्या क्या है आपका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, कन्याकुमारी इज लोकेटेड इन इंडिया। कन्याकुमारी जो है इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर, साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, या फिर नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, या फिर भूमध्य रेखा के उत्तर में। कहाँ पे प्रेजेंट है कन्याकुमारी? तो यहाँ पे मैं बीच में एक लाइन बना रहा हूँ, तो ये क्या है, 0 डिग्री, इसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ, यहाँ पे क्या है, साउथ। भारत की सीमा कहाँ पे देखने को मिलती है आपको, ठीक है, इस लोकेशन पे। तो इंडिया कौन सी साइड में आता है, नॉर्थ के साइड में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के इंडिया की साइड में उधर ही आपकी कन्याकुमारी रहेगी। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में है इंडिया, तो उत्तरी गोलार्ध में है, तो आपका कन्याकुमारी भी कहाँ प्रेजेंट रहेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, which one of the following pairs of islands is separated from each other by 10-degree channel? निम्नलिखित द्वीपों के समूह में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, या फिर सुमात्रा एवं जावा। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, निकोबार एंड सुमात्रा, मालदीव एंड लक्षद्वीप, या फिर सुमात्रा एंड जावा। मतलब 10 डिग्री चैनल से किसको यहाँ पे सेपरेट किया गया है? क्या रहेगा अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 10 डिग्री चैनल के द्वारा किसको डिवीजन किया जाता है? तो अंडमान एंड निकोबार को। इसके अलावा अगर आपको पूछे 8 डिग्री के द्वारा किसको डिवीजन किया जाता है, तो मालदीव एंड मिनिकॉय, ठीक है। ये बस हमें ध्यान रखना है, जैसे एमसीक्यू ये पूछा गया था, तो इसी के सिमिलर एक एमसीक्यू और बनता है, ठीक है। इसके अलावा 9 डिग्री, 10 डिग्री और भी देखने को मिलते हैं, बट उनसे अभी तक एग्जाम में एमसीक्यू देखे नहीं है इन जनरल, अभी रिसेंट के अंदर। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइसलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल, देन राइट आंसर विल बी अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट एमसीक्यू, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पोर्ट, या फिर पॉइंट कालीमर। सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पोर्ट, या फिर पॉइंट
कालीमार। नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने, द फर्स्ट ग्रेन यूज बाय ह्यूमंस वाज, ठीक है, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, ठीक है, ग्रेन्स के बारे में बात करें तो इन्हें क्या कहते हैं, अनाज कहते हैं। द फर्स्ट ग्रेन यूज बाय ह्यूमंस वाज क्या था, व्हीट, राइस, बार्ले या फिर मिलेट। तो यहाँ पे अपना जो आंसर क्या रह सकता है कि करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रह सकता है, फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय द ह्यूमन वॉज, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बार्ले, ठीक है। तो बार्ली को जो है अपनी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अपने यहाँ पे जो है प्रयोग में लिया जाता है ह्यूमंस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पोर्ट या फिर पॉइंट कालीमार। व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, क्या कहेंगे इसको हम, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पोर्ट या फिर पॉइंट कालीमार। तो देखिए, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया किस नाम से जाना जाता है, इसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है अपने आपके जो यहाँ पे जो फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन, इंदिरा गांधी, उनके नाम से ये जो क्या है यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, ये जो आपके अंडमान निकोबार एंड आइसलैंड्स के यहाँ पे जो स्थित एक जगह है, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, और किस नाम से जानते हैं इंदिरा पॉइंट को, तो पिग मैलियन पॉइंट, ठीक है, इसको जो हम और किस नाम से जानते हैं, पिग मैलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम और नाम से भी जानते हैं, एक और नाम है इसका, वो है पार्सन्स पॉइंट। तो इन दोनों नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डज द सन अपीयर फर्स्ट, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है, मिजोरम, असम, अरुणाचल या फिर नागालैंड। क्या आंसर अपना करेक्ट रहेगा, मिजोरम, असम, अरुणाचल या फिर नागालैंड। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल, ठीक है। इसका हम यहाँ पे डिवीजन करें इस वर्ड का, अरुण का मतलब क्या होता है, सूर्य, और आंचल मतलब जहाँ से बिलोंग करता है, तो अरुणाचल, ठीक है। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है ये, तो अरुणाचल में। इसका सनराइज का टाइम क्या है, 4 AM, एंड सनसेट का टाइम क्या है यहाँ पे, 4 PM। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, अरुणाचल। और अरुणाचल के भी कौन से गांव में, विलेज आपका जो है क्या रहेगा, विलेज आपका क्या देखने को मिलेगा, डोंग, ठीक है, डोंग विलेज में। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंडियन इकोनॉमी अभी करंट में क्या है, एडवांस है, अनडेवलप्ड है, डेवलपिंग है या फिर बैकवर्ड है।
भारतीय अर्थव्यवस्था की भी क्या स्थिति है? विकसित है, अविकसित है, विकासशील है या फिर बैकवर्ड है? तो करेक्ट आंसर सबको पता है, कैसी है ये? डेवलपिंग। तो इंडिया इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी। तो अपनी जो अभी इकोनॉमी है वो एक यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, जिसके ऊपर पब्लिक का भी यहाँ पे इक्वली जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। साथ में जो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है अपने को? कृषि मुख्य व्यवसाय हो गए, असंतुलित आर्थिक विकास यहाँ पे देखने को मिलता है, विशाल जनसंख्या हो गई, ठीक है। तो जनसंख्या वगैरह ये सब चीज़ें मिल मिला के अपनी क्या एक इकोनॉमी बना रही है, जो कि किसकी ओर अपनी इकोनॉमी दर्शाती है? डेवलपिंग इकोनॉमी की ओर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? लो एफिशिएंसी ऑफ मनी, लो पर कैपिटा इनकम, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन या फिर डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? लो एफिशिएंसी ऑफ मनी। इसका क्या मतलब होता है कि धन की न्यून कार्य क्षमता, मतलब बहुत ही कम कार्य क्षमता हो रही है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय जो यहाँ पे कम देखने को मिल रही है, लो रेट कैपिटल इनकम, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों की कमी। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए क्या कहा गया आपसे क्वेश्चन के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी का कौन सा यहाँ पे लक्षण नहीं है? तो देखिए लो एफिशिएंसी ऑफ मनी। तो धन की न्यून कार्य क्षमता बिल्कुल अपने यहाँ पे जो है लो एफिशिएंसी ऑफ मनी देखने को मिलती है अपनी इंडियन इकोनॉमी के अंदर। इसके अलावा लो पर कैपिटा इनकम भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे क्या है? कम है। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की दर भी यहाँ पे कैसी है? न्यूनतम है। कैपिटल फॉर्मेशन की रेट भी यहाँ पे क्या है? लो है। बट क्या नहीं है? डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की कमी यहाँ पे जो है अर्थव्यवस्था का एक लक्षण नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एक बार आगे बढ़ने से पहले ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी। तो क्या है अपना 6 मंथ डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज का प्लान है, जिसमें आपको टोटल 180 टेस्ट मिलेंगे। और ये जो है आपके स्पेशली रहेंगे किसके लिए? नॉसेट 8 के लिए। तो नॉसेट 8 की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज अपनी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही रहती आई है, और आगे भी जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो क्यों यहाँ पे हेल्पफुल रहेगी? क्योंकि देखो एक तो यहाँ पे 6 मंथ डेली रेगुलर टेस्ट सीरीज आपके यहाँ पे ली जाएगी अकॉर्डिंग टू नॉसेट का एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक। काफ़ी आपका अच्छा टू द पॉइंट एमसीक्यूज अपने देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल एमसीक्यूज वगैरह वो सब इसके अंदर हमने इंक्लूड कर रखे हैं, ठीक है। एज प्रीवियस जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है अपनी टेस्ट सीरीज का। तो ये एक उसके लिए अपनी यहाँ पे क्या है? टेस्ट सीरीज है। तो यहाँ पे जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करके अपनी जो डेली टेस्ट प्लान है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये जो अपना शेड्यूल है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली क्या होंगे यहाँ पे? इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं अपन। जो नवंबर के अंदर हमने यहाँ पे शेड्यूल बनाया हुआ है, नवंबर मंथ के अंदर हम क्या क्या टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। तो उसमें यहाँ पे देखो 1 नवंबर से क्या स्टार्ट था? ओटी अनेस्थेसिया एयरवे मैनेजमेंट। तो देखो ये जो हमने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया है, ठीक है। सपोज आप नवंबर मिड में अगर आप यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो या फिर नवंबर स्टार्टिंग में ज्वाइन कर रहे हो, तो जो पेपर हो चुके हैं वो आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली देखो प्री नोट सेट मंडे टू अपना जो यहाँ पे
फ्राइडे जो है आप जो है सिस्टम वाइज अपना यहाँ पे टेस्ट पैटर्न रहता है। इसके अलावा एवरी सैटरडे संडे प्री नोटसेट एग्जाम, नोटसेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। खूब सारे बच्चों के अंदर आपको अपनी लाइव रैंकिंग देखने को मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब जो पैटर्न है वो आपका यहाँ पे नोटसेट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो ये जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनको ऑन एनरोल किया हुआ है, तो आपको एक एनालिसिस मिलेगा प्रॉपर एक्यूरेट कि मैं जो कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ इन सब बच्चों के अंदर, ठीक है। तो ये था अपने कुछ टेस्ट सीरीज से क्रैश कोर्स से रिलेटेड छोटा सा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन अपने वीडियो क्रैश कोर्स में। हु असेस पॉवर्टी इन इंडिया? भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल पॉवर्टी कमीशन, नेशनल स्टेटिस्टिकल कमीशन, नीति आयोग वर्किंग ग्रुप या फिर नेशनल प्लानिंग कमीशन? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नीति आयोग का कार्यदल या फिर राष्ट्रीय योजना आयोग? तो देखिए, हु असेस पॉवर्टी इन इंडिया, करेक्ट आंसर अपना जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा नीति आयोग का कार्यदल, मतलब नीति आयोग वर्किंग ग्रुप जो है यहाँ पे भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स कुड नॉट स्टार्ट ऑन टाइम? निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी? 12th, 11th, 9th या फिर 8th? विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान कुड नॉट स्टार्ट ऑन टाइम? 12, 11, 9th या फिर 8th? और ये भी देख लीजिए कि भारत में जो है टोटल अभी तक जो है कितनी पंचवर्षीय योजनाएं जो यहाँ पे बनाई गई थी। फर्स्ट 1956 से 61, 1961 से 66, 69 से 74, 74 से 80, यहाँ पे क्या है 78, और 80 से 85, देन 85 से 90, देन 92 टू 97, देन 97 टू 2002, एंड 2002 टू 2007, एंड 2007 से 2012, और 2012 से 2017, ठीक है। बट ये जो है कंप्लीट हुई नहीं थी, और ये कंप्लीट क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि 2015 में क्या आ गया था, नीति आयोग आ गया था, इसलिए इसको जो आगे आगे कंटिन्यू नहीं किया गया था, ठीक है। इसलिए इतनी अपने यहाँ पे टोटल पंचवर्षीय प्लान जो यहाँ पे इंक्लूड हुई थी। तो क्या आंसर अपना यहाँ पे रहेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आपसे पूछा गया था कि ऑन टाइम जो है कौन सी स्टार्ट नहीं हुई थी, तो ये है कौन सी? 8th। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो 8th यहाँ पे जो है ऑन टाइम पे स्टार्ट नहीं हुई थी, थोड़ा डिले टाइम पे क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। ओके, तो ये आपसे पूछा गया था, नॉट स्टार्ट ऑन टाइम, 8th। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच फेमस स्टेडियम ऑफ इंडिया हैज बीन रीनेम्ड एज निरंजन शाह स्टेडियम? भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? ईडन गार्डन स्टेडियम,
सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, DY पाटिल स्टेडियम या फिर M चिन्नास्वामी स्टेडियम? क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखिए, ईडन गार्डन स्टेडियम सबको पता है कहाँ पे प्रेजेंट है, कोलकाता में। अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम को यहाँ पे क्या नाम चेंज कर दिया गया है आपका? निरंजन शाह स्टेडियम। M चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पे प्रेजेंट है? तो बेंगलुरु। और DY पाटिल स्टेडियम ये कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, तो किसे यहाँ पे जो है निरंजन शाह स्टेडियम रीनेम्ड किया गया? तो सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम को। ओके, और ये सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे प्रेजेंट है? तो गुजरात। नेक्स्ट MCQ, who has become the first woman scientist to win the GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च? वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, मतलब साइंटिफिक रिसर्च के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? M फातिमा वी, इर्शिता विश्वास, रानी चटर्जी या फिर अदिति सेंडे? क्या आंसर रहेगा अपना? तो देखिए, GD बिरला अवार्ड का जो यहाँ पे स्टार्टिंग कब हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी 1991 में। ठीक है, और किसे यहाँ पे मिले हैं? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और कंप्यूटरिंग इनोवेशन के लिए इनको ये दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? किसे ये अवार्ड दिया गया था? ऑप्शन नंबर डी, अदिति सेंडे। किसके लिए? कंप्यूटरिंग इनोवेशन के लिए। नेक्स्ट MCQ, हु हैज रिसीव्ड द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड फॉर द ईयर 2024? वर्ष 2024 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? एनिमल, ट्वेल्थ फेल, पठान या फिर जवान? बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो देखिए, यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, जवान के लिए। ठीक है, जवान के लिए जो इनको यहाँ पे अवार्ड मिला गया था। ठीक है, और किसको? किसी बेस्ट एक्टर के लिए शाहरुख खान। बेस्ट एक्ट्रेस नयनतारा। ठीक है, दोनों को सेम ही मूवी के लिए यहाँ पे अवार्ड मिला है। इसके अलावा दादा साहब फाल्के के अंदर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला? ये मिला संदीप वांगा रेड्डी। वो भी किसके लिए? एनिमल के लिए। और बेस्ट विलेन का किसको मिला? वो मिला बॉबी देओल को। तो बॉबी देओल को यहाँ पे जो है ये सब अवार्ड यहाँ पे एनिमल के लिए बेस्ट विलेन का मिला, और यहाँ पे आपको पूछा गया था जवान।
नेक्स्ट एमसीक्यू, which male cricketer has received the Player of the Year award at the ICC Award 2023? आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? रोहित शर्मा, बाबर आजम, पैट कमिंस या फिर जॉय रूट को? तो 2023 का आपको पूछा गया था, करेक्ट आंसर क्या रहा? पैट कमिंस को, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के क्या है, कैप्टन है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा वो रहेगा पैट कमिंस। नेक्स्ट एमसीक्यू, पीएम विश्वकर्मा योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? पीएम विश्वकर्मा जो योजना है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा जो है शुरू किया गया था, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है कौन से मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो पीएम विश्वकर्मा योजना जो है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो रूरल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसके लिए जो यहाँ पे 15,000 के सराउंडिंग, यहाँ 15,000 के अराउंड यहाँ पे जो है मनी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जो इनमें जो यहाँ पे काम करना चाहता है या फिर जो इनिशिएटिव इनमें ले रहा है उनको, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को यहाँ पे इन्होंने जो है लॉन्च की गई है, क्या? पीएम विश्वकर्मा योजना। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, most of the classical dance form of India have their have their origins, कि भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यजुर्वेदा से, अर्थशास्त्र से, अथर्ववेदा से या फिर नाट्य शास्त्र से? तो क्लासिकल डांस यहाँ पे जो है किनसे उनकी उत्पत्ति हुई है? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, नाट्य शास्त्र। और इनके जो ऑथर कौन है, इनके राइटर कौन है? तो भारत मुनि। राइटर कौन है? भरत मुनि। एमसीक्यू बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। टोटल चैप्टर कितने हैं? 36 है, ठीक है। इसके अलावा कितनी पोइट्री लाइन्स है इसके अंदर? तो 6000 यहाँ पे पोइट्री लाइन्स इसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड की गई है। नाट्य शास्त्र के अंदर जो है यहाँ पे क्लासिकल डांस का फॉर्म यहाँ पे उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा देखिए, यजुर्वेद के अंदर जो भी यज्ञ वगैरह के चीज़ें रहती है, ठीक है, यज्ञ अनुष्ठान की चीज़ें, वो यजुर्वेद में। अथर्ववेदा मैजिक से रिलेटेड, कि जो मैजिक है या फिर जो हम कह सकते हैं जादू टोना से रिलेटेड, या फिर जो जो पेस्टिसाइड्स वगैरह, उन सब में अथर्ववेदा। और अर्थशास्त्र का किससे संबंध रहता है?
पॉलिटिक्स है और इसका यहाँ पे राइटर कौन है, तो आचार्य चाणक्य जी ने इनका यहाँ पे रिटर्न लिखा है, इनको इन्होंने रिटर्न किया है। तो इसी के साथ ही आज के अपने सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको जो है आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना यहाँ पे सेशन रखने की कोशिश की है हमने। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ में डिस्कशन किया गया था, तो क्वेश्चन के साथ में जो डिस्कशन भी किया गया है वो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वेश्चन। तो हो सकता है डिस्क्रिप्शन में से आपको यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ मिल जाए एग्जाम के अंदर। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन जीके जीएस से रिलेटेड, अपना आरआरबी से रिलेटेड अपना यहाँ पे पैटर्न पे ही एमसीक्यू सेशन रहेगा। सो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। थैंक यू।